आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में स्टडी करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं आयनिक त्रिज्या। तो ये कॉमन सी बात है कि जब हम आवर्त सारणी को हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि जब ऊपर से नीचे की और एक वर्ग में हम मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उसकी आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना। ऐसा ही क्या होता है कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक होते हैं, जबकि लेंथेनाइट संकुचन के कारण जब हम थर्ड रो में आते हैं, है ना, तो उस थर्ड रो में क्या हो जाएगा कि परमाणु आयनिक त्रिज्याओं के मान लगभग द्वितीय संक्रमण श्रेणी के बराबर ही होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि संक्रमण तत्वों की द्वितीय व तृतीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या लगभग बराबर होती है और प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में तो अधिक होती है। मतलब कि मान तो बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयनन विभव, विद्युत ऋणता, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ये सारे गुण जो हैं उनकी त्रिज्याओं पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन जब हम द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण तो हम देखते हैं कि उसमें लगभग गुणों में तो समानता होती है, लेकिन उनसे हल्के जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं वो काफ़ी भिन्न होते हैं। अतः हम क्या करते हैं कि इनके गुणों को हम अलग से सेपरेटली स्टडी करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रथम संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों की +2 या +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और प्रथम संक्रमण श्रेणी में हम देखते हैं कि कई कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो जनरली क्या होते हैं +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इस प्रकार के सरल आयन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में इजीली नहीं मिलते। ये तत्व क्या करते हैं, सरल धनायन बनाने के स्थान पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऋणायन बनाते हैं। ठीक है ना, जो काफ़ी स्टेबल होते हैं, जैसे Fe+2, क्रोमियम +3 जैसे आयन तो होते हैं, लेकिन रुथेनियम या मोलिब्डेनम जैसे आयन नहीं होते। इसके विपरीत मोलिब्डेट जो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में ऋणायन है, टंगस्टेट, है ना, इस टाइप के तो आपके इजीली पाए जाएंगे, जबकि क्रोमेट जो हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी का है वह क्या होगा, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा। इसी प्रकार से परटैक्नेट, परलीनेट ऐसे तो स्थायी होंगे, लेकिन परमैंगनेट आयन प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अतः प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होंगे वह ऋणायन और ये कोबाल्ट का धनायन जैसे कई स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि द्वितीय संक्रमण या तृतीय संक्रमण श्रेणी में इस प्रकार के आयन पॉसिबल नहीं है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आपके WCl6, ReF7, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, प्लेटिनम के फ्लोराइड जैसे यौगिक बनाते हैं, जो कि अपने को प्रथम संक्रमण श्रेणी में नहीं होता। मतलब इसका ओवरऑल कंक्लूजन है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय के बजाय थर्ड जो संक्रमण श्रेणी है उसमें +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन नहीं पाए जाके उनके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऋणायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखिए, जैसा कि एक टेबल है, इसमें भी आपको दे रखे हैं इनके ऑक्साइड और हैलाइड्स जो हैं, है ना, ये +2 और +3 में इनके ज़्यादा स्टेबल है। अब प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के यौगिक में स्थायित्व का अंतर होता है। सामान्यतः द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व अपनी उच्च ऑक्सीकरण कोऑर्डिनेशन नंबर व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्साइड,
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड सभी प्रकार के सॉल्ट बनाती हैं। तो इस प्रकार से हम इनके स्थायित्व को इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे इनके फ्लोराइड्स भी बने हुए हैं, वेनेडियम के, क्रोमियम के, है ना। तो इनसे हम इनके देखिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी पॉसिबल हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स, कि इसमें उप सहसंयोजक संख्या 6 वाले अष्टफल के जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स हैं, वो तो पूरे ट्रांजिशन सीरीज में पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय तथा समतल वर्गाकार समतलीय तो इसमें कम बनते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन 7 और 8 वाले कॉम्प्लेक्स जो होंगे वे केवल संक्रमण तत्व की द्वितीय और तृतीय श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में, ये ध्यान रखिए, इसके प्रारंभ में जो आते हैं ना उन्हीं तत्वों में ये पॉसिबल है। अब इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार अगर हम इसको डिस्कस करें तो चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय व वर्ग समतलीय संकुलों के बनने व उनके रंग, चुंबकीय गुण, इनकी व्याख्या हम किस पे, CFT के बेस पे करते हैं। और वर्गाकार समतलीय संकुल जो होंगे अपने परिस्थितियों की व्यवस्था से, उसमें D8 वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा उस संकुल निर्माण के लिए चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 T2G में जाते हैं और शेष 2 EG में जाते हैं। और यदि लिगेंड दुर्बल हो जैसे वाटर या अमोनिया, तो उस केस में अष्टफल के इलेक्ट्रॉन आपके किस तरह से, इस तरह से दुर्बल, वीक फील्ड में देखिए, आप वीक फील्ड में देख सकते हैं अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 6 T2G में जा रहे हैं और 2 EG में जा रहे हैं, ठीक है ना। और अष्टफल के क्षेत्र जो होते हैं इसमें इसके जो कॉम्प्लेक्स है उसका विन्यास आपका इस तरह से पाया जाएगा। और अगर हम EG कक्षकों में अगर प्रबल अष्टफल के क्षेत्र, वो तो दुर्बल की बात थी, है ना, जिसमें देखिए 6 नीचे और 2 ऊपर, लेकिन अगर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उस केस में आपके क्या हो जाएगा, दोनों EG कक्षकों में से, है ना, ये जो आपके दोनों EG कक्षक हैं इनमें से केवल D2Z जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों लिगेंडों के द्वारा प्रतिकर्षित होगा, ठीक है ना, इसमें सबकी पेयरिंग हो गई। जबकि दूसरे जो EG कक्षक है, ठीक है ना, ऊपर वाले, उसमें DX2Y2 कक्षक में विद्यमान इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चारों लिगेंड द्वारा प्रतिकर्षित होगा और DX2Y2 कक्षक की ऊर्जा DZ2 की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि दोनों EG कक्षकों का जो अंतर होगा वह दुर्बल लिगेंडों में तो अधिक प्रभावी नहीं होता, लेकिन अगर लिगेंड प्रबल हो, साइनो जैसा, तो उसमें इन कक्षकों की ऊर्जा में इतना अधिक अंतर हो जाता है कि ऊर्जा का यह मान युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज़्यादा हो जाएगा और इसमें युग्मित होकर इलेक्ट्रॉन जो हैं नीचे DZ2 में ही रहेंगे और इसमें अपने इस तरह का विन्यास पाया जाएगा। इसमें जैसा कि हम इसमें समझ रहे हैं कि आपके अष्टफल के, चतुष्फल के व वर्गाकार समतलीय क्षेत्र में कि CFT में अगर हम कंपैरिजन करें तो वह स्टडी किस तरह से हो पाएगी, कि इसमें हम देख रहे हैं चतुष्फल के क्षेत्र में क्रिस्टलीय क्षेत्र का विभाजन डेल्टा T का मान अष्टफल के क्षेत्र में हुए क्रिस्टल फील्ड के विभाजन डेल्टा 0 की तुलना में बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि एक अष्टफल के क्षेत्र में 6 लिगेंड धातु की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, जबकि चतुष्फल के क्षेत्र में केवल 4 लिगेंड केंद्रीय धातु की ओर आते हैं। और अष्टफल के क्षेत्र की तुलना में चतुष्फल के क्षेत्र का विभाजन अपना किस तरह से होगा, 4/6 या 2/3 के रेशियो में ही होगा। अब देखिए अष्टफल के लिगेंड क्षेत्र में जो लिगेंड है वह EG कक्षकों के एकदम
सीध में पहुंचते हैं और जिससे प्रतिकर्षण अधिक होता है और स्प्लिटिंग भी अधिक होगी। इसके विपरीत चतुष्फल के क्षेत्र में लिगेंड किसी भी कक्षक के एकदम सीध में नहीं होते और प्रतिकर्षण उतना नहीं हो पाता, कंपैरेटिव कम होता है, जिससे उसका CFT 2/3 ही रह जाता है। अतः कुल मिलाकर इसका रेशियो में अपना यह वाला इक्वेशन फॉलो करता है, जिसमें डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O वाला रेशियो वर्क करता है ना। देखिए ऑक्टाहेड्रल का जो CFT है वह इतना ज़्यादा हो जाएगा, जबकि टेट्राहेड्रल का CFT बहुत ही कम होगा। इसी प्रकार वर्गाकार समतलीय क्षेत्र को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके लिए डेल्टा SP का मान जो है अष्टफल के क्षेत्र में हुए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा O के तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका कारण है कि वर्गाकार समतलीय में Z एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं होता, अतः उसमें Z² कक्षक की ऊर्जा dx² y² से कम हो जाती है और dyz और dzx की ऊर्जा dxy से कम हो जाती है। अतः कुल मिलाकर dx² y² की तुलना में dxz और dyz की ऊर्जा काफ़ी कम हो जाती है, जिससे हमको उसका यह डायग्रामेटिकली पता चलता है। तो इस तरह से अब आज की क्लास में हमने देखा कि इसमें लिगेंड्स जो हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है इनकी ऊर्जा का, कि अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय की तुलना में इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी किस तरह से रिलेट कर रही है। अब देखिए इसमें अष्टफलकीय संकुल बनते समय यदि लिगेंड अगर आपके दुर्बल है तो डेल्टा O का मान कम होगा और लिगेंड प्रबल होने में डेल्टा O का मान ज़्यादा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल में, जिससे EG और T2J के बीच में ऊर्जा अधिक ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे और पेयर्ड हो जाएंगे। और इसके विपरीत चतुष्फल के संकुल बनने में डेल्टा T का मान जो है हमेशा कम रहेगा, जिससे उनके युग्मन की संभावना कम होती है और उसमें हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कोई भी धातु आयन चतुष्फल के संकुलों की तुलना में अष्टफल के संकुल बनाने के लिए ज़्यादा उद्यत या एक्साइटेड रहता है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कि 4 बंदों की तुलना में 6 बंद बनाने में अधिक ऊर्जा रिलीज होती है, जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। दूसरा, चतुष्फल के क्षेत्र की तुलना में अष्टफल के क्षेत्र के लिए CFSE का मान ज़्यादा हो जाता है। और चतुष्फल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में बनते हैं, जैसे फर्स्ट, यदि लिगेंड का आकार अधिक बड़ा हो तो अष्टफल के संकुल बनने में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी। उस परिस्थिति में अपने चतुष्फल के संकुल बनते हैं। और यदि लिगेंड अत्यधिक दुर्बल हो तो CFSE का मान बहुत ही कम होगा और वह जल्दी से मूव कर जाएंगे, तो आपके चतुष्फल के कॉम्प्लेक्स बनेगा। थर्ड, यदि केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तब भी CFSE का मान कम होगा, तो आपके चतुष्फल के कॉम्प्लेक्स बनने की स्थिति ज़्यादा होगी। D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेटल आयन हैं उनमें CFSE 0 होती है और D1 और D6 के लिए डेल्टा T और डेल्टा O का मान में सबसे कम अंतर होता है D1 और D6 में। अतः यहाँ पर भी आपके चतुष्फल के कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स बनने में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किस तरह से मूव करते हैं और चतुष्फल के कॉम्प्लेक्स